नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्मार्ट स्टडी ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई भी आप सबों का ठीक ठाक से चल रहा होगा, क्योंकि अब 11th का एडमिशन स्टार्ट हो गया है। आप लोग एडमिशन करा लें जल्द से जल्द और उसके बाद पढ़ाई में कतई देरी ना करें, क्योंकि अब लगभग 6ठा महीना ख़त्म होने वाला है और अभी तक पढ़ाई में देरी हो रहा है। तो जल्दी से जल्दी एडमिशन करके आप लोग और अपना पढ़ाई को स्टार्ट कर दें, क्योंकि सिलेबस लंबा है और ढंग से अगर नहीं पढ़ते हैं तो फिर आगे चल के दिक्कत होगा, क्योंकि पूरा जो 11th और 12th है दोनों का कॉम्बिनेशन है। अभी अगर आप 11th को इग्नोर कर देते हैं तो फिर आगे चलकर आपको 12th का सिलेबस और इससे हार्ड हो जाता है, आपको समझ में नहीं आएगा, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या बायो हो या मैथ हो। ये सभी जो है, खास करके साइंस का जो स्टूडेंट वो पढ़ाई जल्द से जल्द स्टार्ट कर दें, क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस उन्हें पढ़ना होता है और जितने कम पढ़ेंगे 11th में उतना ही ज़्यादा दिक्कत होगा आपको 12th में। इसलिए जल्दी से एडमिशन लेकर और अपने इच्छा अनुसार जहाँ आपको इच्छा हो वहाँ पढ़ें, लेकिन देर ना करें और एक अच्छे इंस्टीट्यूट का चुनाव करें जहाँ पर आपको बेहतर से बेहतर शिक्षा मिले। पढ़ाई थोड़ा सा आपको टाइट लगे चलेगा, लेकिन पढ़ाई अगर कम मिलता है, लूज मिलता है, तो ज़िंदगी में बहुत अफसोस आएगा, फिर आदमी दोबारा उस चीज़ को नहीं पढ़ पाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर पैसा लगे और बढ़िया जगह से आप लोग पढ़ लेते हैं तो फिर ज़िंदगी में अफसोस नहीं रहेगा। यही एक ऐसा समय है जहाँ पर से आदमी अपने ज़िंदगी में सब कुछ सीखता है। बहुत कुछ सीखने को मिलता है यहाँ से, और नहीं अगर पढ़ते हैं इस समय तो ज़िंदगी भर पछताना पड़ता है। इसलिए जो पीछे 10वां के जो पीछे जो कुछ भी आपसे गलती हुआ, उस गलती को सुधार में लाते हुए 11th और 12th में फिर से दोबारा गलती ना करें और अच्छे से पढ़ाई करें। तो आज हमारे तरफ से एक नए टॉपिक जो कि इंटीग्रेशन का होगा, और इंटीग्रेशन में भी इंडेफिनिट इंटीग्रेशन जो कि क्लास 12th का है और यह कैलकुलस का पार्ट है। कैलकुलस में आपसे 44 नंबर का 12th में पूछा जाता है, इसलिए शुरू से ही आप लोग कैलकुलस पर ध्यान देंगे। त्रिकोणमिति का जो फार्मूला है वो पूरा आपको समझिए कि जैसे भी याद हो आपको याद करना होगा, और सेट, रिलेशन एंड फंक्शन
ये तीनों जो चैप्टर है आपको बढ़िया से समझना होगा, तब जाके आगे चल के आप कैलकुलस में अच्छा मार्क्स कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग। समाकलन। समाकलन जो बेसिकली होता है वह, इससे पहले एक चैप्टर पढ़ना है, डिफरेंशिएशन। वो भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल अभी डरना नहीं है, बेसिक तौर पर कुछ सीखते हैं हम लोग। तो इंटीग्रेशन का जो मीनिंग होता है वो समाकलन होता है, और इसका जो साइन होता है ऐसे होता है, इस तरह इंटीग्रेशन का साइन होता है। अभी हम लोग अनिश्चित समाकलन इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की बात करेंगे। इंडेफिनिट कहने का मतलब एक डेफिनिट इंटीग्रेशन इसके बाद पढ़ना है। तो डेफिनिट इंटीग्रेशन में आपको कुछ वैल्यू दिया रहेगा कि किसके और किसके बीच में निकालना है, लेकिन इंडेफिनिट में आपको यहाँ पर वैल्यू नहीं दिया रहेगा कि कहाँ से कहाँ तक आप समाकलन ज्ञात करना है। फिलहाल हम लोग इंडेफिनिट को देखते हैं। इंटीग्रेशन है क्या? सबसे पहला जो प्रश्न उठता है कि इंटीग्रेशन है क्या, इसका जो परिभाषा है, डेफिनेशन है, इंटीग्रेशन इज ए इन्वर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। मतलब इससे पहले एक चैप्टर पढ़ना है डिफरेंशिएशन, उसका यह उल्टा होता है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। कैसे होता है उसको भी बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल अभी इतना समझना है कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। इसमें एक फॉर्मूला है जिसे आपको याद रखना होगा, और सबसे ज़्यादा यूज होने वाला फार्मूला यही है। ऐसे इंटीग्रेशन का चिन्ह लगा रहेगा, और यहाँ पर x⁴n dx का जो इंटीग्रेशन होगा, इतना का जो इंटीग्रेशन होगा वो x⁴n + 1 n+1। और जब इंटीग्रेशन का साइन यहाँ से हटता है, मतलब इंटीग्रेशन जब उसका निकलता है, तो लास्ट में हम लोग c जोड़ देते हैं। अब इस फार्मूला को ध्यान से देखें कि होता है क्या, क्योंकि बहुत ज़्यादा यूज है इसका। यहाँ से जब इसका इंटीग्रेशन निकाला जाता है तो हूबहू इसको यहाँ पर लिखा जाता है। देख लें यहाँ पर ध्यान से, यहाँ पर x जो है वो अचर राशि है, चर राशि है ना, वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट होता है। बताएंगे कैसे होता है। फिलहाल अभी ध्यान में रखें कि इसको यहाँ पर लिखते हैं, और चाहे जो भी अंक रहे उसमें एक जोड़ते हैं, n में एक जोड़ते हैं, और उसी जो ऊपर में जो पावर रहता है उसी को हम लोग नीचे लिख देते हैं। तो इस फार्मूला को ध्यान से देखें और उसको ध्यान में रखें। एक शर्त है यहाँ पर कि n जो यहाँ पर है वह n का मान -1 में नहीं होना चाहिए। -1 में क्यों नहीं होना चाहिए वो देखेंगे हम लोग। तो -1 अगर यहाँ पर रख दिया जाए n के स्थान पर, ऊपर तो कुछ दिक्कत नहीं है, 0 x⁴ 0 = 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ -1 रखने से देख रहे हैं ना, x यहाँ पर है, और अगर n की जगह -1 रख दें
अब +1 और यहाँ पर n की जगह -1 +1, ये तो 0 और यहाँ से 0, इसका मान 1 और 0, और तब यह अनडिफाइंड होगा, इसको हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए n की जगह पर -1 को नहीं लेते हैं। इस फार्मूला को ध्यान में रखें, बेसिकली बहुत ज़्यादा यूज है पूरे इंटीग्रेशन में, इसलिए जितना बार हो सके इसको प्रैक्टिस कर लें। अब आते हैं इससे संबंधित प्रश्न को। कुछ प्रश्न को देखते हैं कि आखिर इस फार्मूला का यूज है तो कहाँ है। एग्जाम्पल नंबर पहला आपको दे दिया जाएगा इस तरीक़ा से कि ऐसे x² dx कह देगा कि इसका इंटीग्रेशन कितना होगा। यहाँ देख रहे हैं कि x था, n की जगह पर कुछ कांस्टेंट रहेगा, तो यहाँ फार्मूला की जगह x है तो यहाँ x रहेगा ऐसे, पावर में जो है उसमें 1 जोड़ देते हैं, यानी 2 + 1 बाई 2 + 1 3, अब प्लस में c। बहुत ही आसान, सिर्फ आप लोग देखते चलें। एक से एक चीज़ पढ़ना है आपको इंटरमीडिएट में, डरना नहीं है, पढ़ना है। दूसरा सवाल जो आपको देगा, x का डिफरेंशिएशन ऐसे इंटीग्रेशन। अब आप लोग इसमें कहेंगे कि इसका तो पावर है ही नहीं है, लेकिन आप लोग पढ़े हैं कि अगर कोई पावर नहीं होता है तो एक उसमें छिपा रहता है, यानी यहाँ पर पावर 1 है, तो इसका जो हो जाएगा x⁴ 1 + 1 बाई 1 + 1 x² बाई 2 + c, दिस इज द आंसर। इसके बाद कुछ और एग्जाम्पल को देखते हैं। अगला सवाल इस तरीक़ा से इंटीग्रेशन dx, तो इसका भी इंटीग्रेशन आप लोग याद रखेंगे कि dx सिर्फ रहे तो इसका इंटीग्रेशन x होता है और प्लस में c। इंटीग्रेशन ऑफ dy, यानी x था तो x हो गया, y था तो y हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको दे दिया जाए यदि ऐसे 5 dx, यहाँ पर कांस्टेंट दे दिया जाए तो कांस्टेंट को हम लोग डिफरेंशिएशन नहीं है, इंटीग्रेशन है। डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट का मान 0 होता है, लेकिन इंटीग्रेशन में इसको हम लोग बाहर निकाल लेते हैं ऐसे, और तब इंटीग्रेशन dx का, और dx का इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कितना होता है, x यानी 5 इधर से और x इधर से प्लस c। आंसर तब हम लोग एक सवाल और देखेंगे इस फॉर्मूला पर आधारित। जो कि इस तरीक़ा से आपसे पूछा जाएगा, ऐसे रहेगा और x² - 5x + 7 dx ऐसे। सबका कंसेप्ट वही है। अब यहाँ पर चूँकि
3 टर्म में आपको दे दिया गया है और ऐसा सवाल जैसे ही आपको नज़र आए तो अलग अलग कर लेना है। कैसे अलग अलग करेंगे तो देखें यहाँ से ऐसे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स माइनस 5x dx प्लस 7 dx अलग अलग करके निकाल लेंगे। और तब इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्स स्क्वायर का अब हम लोग जल्दी से जल्दी बनाने का प्रयास करेंगे। देख रहे हैं पावर 2 है, क्या करें उसमें एक जोड़कर, यानी इसका जो इंटीग्रेशन हो जाएगा x टू द पावर 2 है, हम लोग जानते हैं कि एक जोड़ देते हैं यानी 3 हो जाएगा और नीचे भी कितना हो जाएगा 3 प्लस यहाँ पर कांस्टेंट है बाहर निकाल लेंगे, अंदर बचा 1 x तो 5 और चूँकि x का पावर कितना है 1 है यानी 1 + 1 2/2 प्लस यहाँ भी 7 है, 7 को कहाँ निकालना है बाहर और बच जाएगा dx, तो dx का इंटीग्रेशन x और प्लस में लास्ट में क्या लगा देंगे c। और इसी तरह से बनाया जाता है। तो हम दे देते हैं एक ठो, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। 5x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 6 का इंटीग्रेशन आप लोग निकाल कर अगले क्लास में हमको बताएंगे कितना इसका आंसर आया। फिलहाल वीडियो को रोकते हैं क्योंकि इस समय ज़्यादा हो चुका है। अभी हम लोग लंबा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है टेक्निकल, अपलोड करने में हमको थोड़ा सा दिक्कत होता है क्योंकि नेट तो इधर लिमिट मात्रा में मिलता है, उसी में हमको करना होता है, इसलिए वीडियो को लंबा हम लोग नहीं बना पाते हैं। अगर हमें नेट की समस्या दूर हो जाए तो 1 घंटा का वीडियो आराम से बना सकते हैं, 1.5 घंटा 2 घंटा का। मैंने अपलोड करने में प्रॉब्लम होता है। तो मिलेंगे फिर अगले क्लास में, तब तक आप लोग वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें, क्योंकि शेयर करिएगा तब ही जो है ना वीडियो देखने में मज़ा आएगा, हमें भी बनाने में मज़ा आएगा। बना रहे हैं और कुछ ही बच्चों को फ़ायदा मिले तो फिर बनाने से क्या फ़ायदा होगा। इसलिए सब कोई मिलकर देखें, अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करिएगा, बताइएगा कहाँ पर प्रॉब्लम है और वीडियो को लाइक भी कर दें। तो फिर मिलेंगे अगले क्लास में। थैंक यू।